नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। जेएमएम और कांग्रेस ने देखिए रातू रोड फ्लाईओवर का नाम शिबू सोरेन के नाम पर रखने की मांग की है। जेएमएम का यह कहना है कि उसकी पार्टी की ही नहीं बल्कि राज्य के 3.5 करोड़ जनता की ये मांग है। गुरुजी ने अलग झारखंड राज्य के लिए लड़ाई लड़ी। वो राज्य के सर्वमान्य आदिवासी नेता हैं और इसीलिए निश्चित रूप से रातू रोड फ्लाईओवर का नामांकन गुरुजी के नाम पर होना चाहिए। हालांकि बीजेपी ने इसका विरोध किया है और ये कहा है कि नामांकन वैसे व्यक्ति के नाम पर होना चाहिए जिसका कि जीवन बेदाग हो। बता दें आपको 19 जून को इस फ्लाईओवर का उद्घाटन होना है और बीजेपी इसके पक्ष में नहीं है कि नाम शिबू सोरेन के नाम पर हो इस फ्लाईओवर का। तमाम झारखंडियों के लिए गर्व की बात होगी अगर रातू रोड फ्लाईओवर का नाम गुरुजी के नाम पर, वीर शिबू सोरेन के नाम पर। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति इस मांग का विरोध करेगा। देखिए, हमें ये लगता है कि इसमें कोई हर्ज की बात और भी नहीं है और न ही किसी गलत नाम का डिमांड रखा है। शिबू सोरेन जी राज्य के बड़े नेता के रूप में और अलग राज्य करने में उनकी भूमिका बेहद सर्वोपरि रही है। राज्य के गांधी के रूप में वो जाने जाते हैं। तो ऐसे में अगर उनके नाम पे फ्लाईओवर का नामांकन हो तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि एक सम्मान की बात होगी। यह हमारा स्पष्ट मानना है कि फ्लाईओवर, स्मारक या कोई भी बड़ा चीज़ का नामकरण जब होता है तो वो एक ऐसे महापुरुष के नाम पर हो, वो झारखंड के हों, देश के हों, जिनके पथ पर लोग चलने के लिए, अनुसरण करने के लिए प्रेरणा ले सकें। ऐसे महापुरुष के नाम पर हो जिनकी जीवनी एक शानदार मिसाल बनकर युवाओं के सामने आए। ऐसे व्यक्तियों के नाम पर करने से परहेज करना चाहिए जिनका घपला घोटाला का इतिहास है। हूल दिवस के मौके पर देखिए संथाल परगना में कांग्रेस कार्यक्रम की तैयारी कर रही है। पाकुड़ से लेकर साहेबगंज तक कांग्रेस के नेता पदयात्रा करेंगे। कांग्रेस की इस तैयारी पर बीजेपी ने तंज कसा है और ये कहा है कि कांग्रेस ने आदिवासियों का सबसे ज्यादा शोषण किया। ये यात्रा सिर्फ दिखावा है, बीजेपी का ये कहना है। कांग्रेस साहेबगंज में पदयात्रा भी करने जा रही है और इसके लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने एक कमेटी का भी गठन किया है जो वहां जा कर के पूरी तैयारी के साथ इस पदयात्रा को सफलता प्रदान करेगी। कांग्रेस ने जितना आदिवासियों का शोषण किया उतना किसी ने नहीं किया। झारखंड अलग राज्य की मांग को लंबे समय तक दबा कर रखा। गोवा गोली कांड में इन्होंने आंदोलनकारियों को गोली मरवा दिया, इनकी पुलिस ने उस समय। सरायकेला खरसावां गोली कांड में हजारों आदिवासियों की हत्या तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने कर दी। अब ये सिर्फ अपने पाप को धोने के लिए इस तरह का नाटक कर रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस अपनी खोई जमीन को तलाशने के लिए झारखंड में ये सब नौटंकी कर रही है। आज फादर्स डे है और इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पिता शिबू सोरेन के साथ एक तस्वीर को दिखाते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि पिता एक ऐसा वट वृक्ष है जिनकी छांव में आत्मविश्वास पलता है और जड़ों से मिली सीख से जीवन का हर पल सार्थक हो जाता है। मेरे गुरु मेरे मार्गदर्शक हैं, मेरे बाबा आदरणीय देशोम गुरुजी। आज फादर्स डे के अवसर पर सभी को ढेरों बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। तो ये ट्वीट देखिए यहाँ पर हेमंत सोरेन ने किया है। ये तस्वीर अपने पिता की उन्होंने लगाई, शिबू सोरेन की, और आज फादर्स डे के मौके पर दरअसल ये ट्वीट किया गया। आइए बढ़ते हैं खबरों में आगे। देखिए खबर धनबाद से है, जहां पर राजगंज थाना के चुंगी गांव के लोगों ने मवेशी चोरी के आरोप में 6 युवकों को पकड़ा और उनकी जमकर पिटाई कर दी। आरोप यह है कि युवक गाड़ी लेकर गांव पहुंचे थे। गांव वालों को शक हुआ तो उन लोगों ने युवकों से पूछताछ की। इसी दौरान युवक गाँव वालों से उलझ गए। गाँव वालों ने युवकों की पिटाई कर दी। सूचना मिलने के बाद जब पुलिस पहुंची तो 3 युवकों को हिरासत में लिया। बाकी 3 युवक फरार हो गए। युवकों की गाड़ी से धारदार हथियार भी मिले हैं। साइबर अपराधियों के खिलाफ अभियान में जान तोड़ा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। साइबर थाना पुलिस ने देखिए यहाँ पर पर्वत बिहार के पास से 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का यह कहना है कि साइबर ठग 7 साल से गिरोह चला रहे थे लेकिन अब तक पकड़ में नहीं आए थे। पुलिस ने यह बताया कि ये साइबर ठग बिना
बिना ओटीपी लिए मोबाइल को हैक कर लेते थे और अकाउंट से पैसे निकाल लेते थे। ये इतने शातिर ठग थे कि पैसे भी निकाल लेते थे और कोई सबूत भी नहीं छोड़ते थे। यही कारण है कि 7 साल से ये साइबर ठगी को अंजाम दे पा रहे थे और आराम से घूम रहे थे। पुलिस का ये कहना है कि इस गिरोह के ठग तकनीकी रूप से बहुत सक्षम हैं। पुलिस अब इन लोगों से पूछताछ कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन लोगों ने अब तक कितने लोगों को ठगा है और उन पैसों को कहां-कहां ये लोग निवेश करते थे। जिसमें लगातार ये सूचना हमें प्राप्त हो रहा था कि जामताड़ा के इर्द गिर्द एरिया में कुछ लोग जो है वो हाईटेक ढंग से साइबर क्राइम कर रहे हैं। इस सूचना का सत्यापन करने के उपरांत टीम बनाई गई और टीम के द्वारा जो है जामताड़ा के विभिन्न क्षेत्रों से हम लोगों ने कुल 5 साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ा है। अवैध लॉटरी बेचने वाले 3 तस्कर को धनबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है और देखिए तस्करों के पास से अवैध लॉटरी और कैश बरामद हुआ है। झारखंड में लॉटरी की खरीद बिक्री पर रोक है। इसके बाद भी तस्कर देखिए बाजारों में इसे धड़ल्ले से बेच रहे थे। आरोप यह है कि ये लोग एक संगठित सिंडिकेट के तहत लॉटरी टिकट बेच रहे हैं। पुलिस की हर कार्रवाई के बाद ये सिंडिकेट नए तरीके दरअसल अपना करके फिर से एक्टिव हो जाता था और ये इस तरीके से काम करते थे। हर कार्रवाई के बाद में ये सिंडिकेट नए तरीके अपनाकर सक्रिय हो जाता है। छापेमारी की गई और छापेमारी के क्रम में कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और 2540 पीस अवैध लॉटरी का टिकट जो विभिन्न कंपनियों का है बरामद किया गया है। साथ ही इनके पास से कुल 24,500 रुपये नगद की भी बरामदगी की हुई है। ये पैसे लॉटरी का टिकट बेच करके अर्जित किया हुआ पैसा है। बड़ी खबर गुमला से है, जहां पर एक शख्स ने एक महिला की टांगी से काटकर हत्या कर दी। घटना चैनपुर के कमलपुर गांव की बताई जा रही है। ये बताया जा रहा है कि महिला पर हमला करने के पहले आरोपी बलिराम खड़िया ने एक 4 साल के बच्चे और 2 महिला पर भी टांगी से वार किया था। दोनों घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। गांव वालों ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की तो वो कुएं में कूद गया। पुलिस ने आरोपी को कुएं से निकाला और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ पुलिस कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसने इस वारदात को अंजाम आखिर क्यों दिया। पागल का रूप में आया और पानी मांग रहा था तो पानी निकाल के दे रही थी। जैसे पानी को देने के लिए हाथ लंबाई और ऐसे टांगी में काट दिया और इसको बस नहीं ये थी किया है और उसे पहले भी 3 आदमी को नुकसान पहुंचाया है ये लोग। खबर बोकारो से, जहां पर सोलगीडी तालाब से एक मजदूर का शव बरामद हुआ। शव की शिनाख्त एसएस कॉलोनी निवासी गुरुदेव प्रसाद के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि गुरुदेव प्रसाद घर से झगड़ा करके कल दोपहर को बाहर निकला था, लेकिन लौटकर नहीं आया। आज सुबह तालाब से उसकी शव बरामद हुई। पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जाँच कर रही है। घर से मतलब झगड़ा करके निकले हैं 3 बजे के आसपास और वही आज पता चल रहा है कि ऐसा हो गया है। ये मतलब मजदूरी का काम करता था, मतलब पेट्रोल पंप में ऐसे ही काम रहा तो अपना किए तो अपना ऐसे ही रहे, खाली घर से गमछी पहन के निकले। खबर धनबाद से, जहां पर पुलिस ने लूटकांड का खुलासा किया है और 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। देखिए सुदामा डी के पतरडी मोहन बाजार में हथियार के बल पर अपराधियों ने एक शख्स से 22,000 रुपए की लूट की थी। पुलिस ने आरोपी दिल मोहम्मद और शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया है। शिवनंदन की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। 13 जून को कार से जा रहे नूर मुर्तजा से अपराधियों ने 22,000 रुपए की लूट की थी। तथा कांड में लूटे गए 22,000 रुपये थे, उसमें से इन लोगों को शिवनंदन ने 6-6 हज़ार रुपया करके इन लोगों को शेयर दिया था। तो उसमें से 2,000 रुपया शाहरुख के पास से बरामद हुआ। बाकी वो लोग ऐश मौज में सारे पैसे उड़ा दिए। बाकी अभी एक और अभियुक्त है शिवनंदन, जिसकी गिरफ्तारी हेतु छापामारी चल रहा है। खबर जमशेदपुर से है, जहां पर मानगो के ओल्ड पुरुलिया रोड में एक देखिए महिला अपने घर के बाहर बैठी है। आरोप यह है कि चचेरी ननद ने घर में ताला लगा दिया है और महिला को अंदर नहीं जाने दे रही है। पुलिस भी महिला की मदद नहीं कर रही है। महिला का ये कहना है कि घर उनके ससुर के नाम पर है, जिस पर चचेरी ननद अपना दावा ठोक रही है। ये मामला कोर्ट में चल रहा है। इसी बीच एक पक्ष ने घर में रखे गार्ड को भगाकर उसमें ताला जड़ दिया है। भीषण गर्मी में पीड़ित महिला न्याय के लिए घर के बाहर बैठी है। हम 2001 अक्टूबर महीना से यहाँ रह रहे हैं और हम 7 तारीख को 7/6/2025 को हम भुवनेश्वर गए हैं और हमारा 12 तारीख को 12/6/2025 को
हमारे गार्ड को मारपीट करके भगा के 12 बजे रात में ताला तोड़ के सुरेश शुक्ला की बेटी नीभा शुक्ला उर्फ नीभा सरदार मेरे घर में प्रवेश कर गई है। और जब हम कल आए हैं 13 तारीख को तो हमें घर में घुसने नहीं दिया जा रहा है। हम लोग देखिए PCR से हैं, हम लोग देखिए उस प्रकार से तो या उसको बोला जा रहा है कि अगर थाने लेवल से जो हो सकता है मतलब आप लोग महिला की सुरक्षा में लगे हुए हैं। जी। और अब बात करेंगे अतिक्रमण के खिलाफ अभियान की। कटकमदाग प्रखंड के सिरसी और दिंगुरा मौजा में गैर मजरूआ जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। देखिए, सूचना मिलने के बाद प्रशासन की टीम बुलडोजर और पुलिस के साथ मौके पर पहुंची, जमीन से अवैध निर्माण को हटाया। भूमाफिया कोनार नदी पर अवैध रूप से रास्ता बना रहे थे। इसके बाद जमीन को समतल कर बेचने की तैयारी थी। प्रशासन भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। खाता का 845 प्लॉट में नदी का अतिक्रमण किया गया था, जिसे सूचना मिलते ही अतिक्रमण मुक्त करने का कार्य हमारे CI साहब और थाना से हमारे पुलिस बल के साथ में उनके सहयोग से अभी हम लोग कंप्लीट कर लिए। और अब बात आवास योजना में भ्रष्टाचार की शिकायत की हम लोग करेंगे। देखिए, गिरिडीह के देवरी प्रखंड के अस्को पंचायत में PM आवास, अबू आवास और अंबेडकर आवास योजना में गड़बड़ी का आरोप लगा है। लोगों का ये कहना है कि आवंटन सूची में जिनका नाम बाद में जोड़ा गया उनका फंड तो पास हो गया है और जिनका नाम पहले से है उनका फंड अब तक पास नहीं हुआ है। लोगों ने ये आरोप लगाया है कि आवास पास कराने के नाम पर मुखिया और अधिकारियों ने 2 से 10 हज़ार रुपए तक की रिश्वत ली। इसके बाद भी उनका आवास पास नहीं हुआ। अब इसको देखिए, अस्को पंचायत के लोगों ने BDO से आवास योजना में भ्रष्टाचार की जांच करने की मांग की है। कॉलोनी का हम लोग का 39 नंबर में आया है, हम लोग का दे नहीं रहा है। हम लोग का पीछे जो नंबर है उन लोग का सब लोग का मिल गया। हम लोग पहला नंबर है, हम लोग का नहीं दे रहा, काट के हटा दे रहा कॉलोनी। पैसा भी ले लिया है हम लोग से। घर के गलत घर के फोटो ले घूर के 4-5 बजे जा रहा कॉलोनी ना डाला है। पैसा लिया 10 हज़ार दे दिए। 10 हज़ार रुपये दिए, किसको दिए हैं? नवा भूल गए, नवा की सब है लक्ष्मी देवी की। कौन है लक्ष्मी देवी? मुखिया नाकुल माता। अधिकारी से ही मांग करना चाहता है कि हमारे अबू आवास जो है वो मिले, मुझे प्राप्त हो। सभी लाभुक से पैसा लिया जाता है जियोटेक के नाम पर, लेबर में पैसा डलाने के नाम पर, आवास लेने के नाम पर। तो हम लोग DC साहब और BDO साहब से ये मांग करते हैं इसमें जो दोषी अधिकारी है उसमें कार्रवाई हो, मुखिया हो या जो भी ऑपरेटर हो। सिमडेगा जिले के 108 एम्बुलेंस कर्मियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। आज एम्बुलेंस सेवा से जुड़े कर्मचारियों ने DC और सिविल सर्जन को अपनी मांगों से जुड़ा ज्ञापन सौंपा। इनकी मांग है कि वेतन समय पर मिले, सेवा के दौरान सुरक्षा और बीमा का लाभ मिले, खराब एम्बुलेंस की मरम्मत कराई जाए। संघ ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे वो उग्र आंदोलन करेंगे। वेतन नहीं दिया जा रहा है। अच्छा। और पब्लिक का कॉल हम लोग के पास पर्सनल कॉल पे आता है। हम लोग लोकल है तो सामने जो दिखता है वो बोलता है कि कॉल नहीं लगता 108 में। और 108 में कॉल नहीं लगने के कारण हम लोग दिन भर ऑन ड्यूटी रहते हुए भी वेतन कटौती होता है, हम लोग का हाजिरी नहीं बन पाता है। बोकारो के जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान मादा तेंदुआ की मौत हो गई। देखिए, बोकारो स्टील के संचार प्रमुख मणिकांत धान ने इसकी पुष्टि की है। मादा तेंदुआ लंबे समय से बीमार चल रही थी। वेटनरी कॉलेज रांची में शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। 2019 में मादा तेंदुआ का जन्म हुआ था और अब उसकी मौत हो गई है। लंबे समय से बीमार चल रही थी मादा तेंदुआ। पोस्टमार्टम भी कराया जाना है, बताया जा रहा है। वेटनरी कॉलेज रांची में शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। 2019 में मादा तेंदुआ का जन्म हुआ था। बोकारो के ललपनिया पंचायत के तेलैया गांव में रात में DC की चौपाल लगी और इस दौरान DC ने लोगों की समस्याएं सुनी, उसका समाधान भी किया। इस दौरान जिले के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। DC ने यह बताया कि उनकी कोशिश है कि वो लोगों की समस्याओं को सुने, समाधान करें और चेहरे पर मुस्कान लाए। DC ने लुगु बाबा की पूजा भी की। मेरा सीधा उद्देश्य है आप सब से जुड़ना और आप सबकी समस्याओं को समझना और जितना बन पड़े उतना उस सबको दूर करना, आपका विकास होना, आपके चेहरे पर एक मुस्कान आना, आपके चेहरे पर खुशहाली आए।
खबर सिमडेगा से, जहां पर पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। शहर से सटे खूबसूरत केलाघाट डैम के पास में पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना है। डीसी ने केलाघाट डैम का निरीक्षण किया और पर्यटन की संभावनाओं पर अधिकारियों से बात की। सरकार की ये कोशिश है कि यहाँ की खूबसूरत वादियां देश के कोने कोने से लोग देखने के लिए आएं और झारखंड को जानें। जो अन्य पर्यटन स्थल हैं उनका एक सर्वांगीण एक समग्र विकास कैसे हो सके, उसके लिए हम लोग ये प्रिलिमिनरी विजिट कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग गए थे। और जो पर्यटन की सुविधाएं हैं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे बिल्डिंग्स बने हुए हैं सरकार के और यूज नहीं हो रहे हैं, तो उन बिल्डिंग्स का कैसे हम लोग यूज करें, उसको हम लोग इन पर्यटन के हिसाब से कैसे इसमें ला करके यूज कर सकें, तो इसके लिए नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप के लिए झारखंड की कुल 28 लड़कियों का चयन किया गया है। इसमें रांची की 7 लड़कियां शामिल हैं। रांची के रातू चट्टी में देखे सभी खिलाड़ी अपने कोच से प्रशिक्षण ले रही हैं और इन खिलाड़ियों के पास प्रतिभा तो भरपूर है, लेकिन इनके पास बताया जा रहा है कि संसाधनों की भी कमी है। पहनने के लिए ना अच्छे कपड़े हैं, ना ही मैदान में उतरने के लिए किट हैं, जूते की भी सुविधा नहीं है। बेहद गरीब परिवार से आने वाली ये बच्चियां, ये खिलाड़ी राज्य सरकार से डे बोर्डिंग सेंटर और किट की मांग कर रही हैं। इन खिलाड़ियों को बिहार के नवादा में आयोजित 47वें राष्ट्रीय हैंडबॉल बालिका प्रतियोगिता में भाग लेना है। 18 से 21 जून तक होने वाली इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को अपने पैसे खर्च करके नवादा पहुंचना है। तो फिलहाल इन खिलाड़ियों को खेल विभाग की ओर से कोई प्रोत्साहन या फिर प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है, लेकिन स्थानीय ग्रामीण बच्चे तालियां बजाकर खिलाड़ियों का हौसला जरूर बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। रांची से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। खेल प्रदेश झारखंड की पहचान हॉकी, तीरंदाजी और फुटबॉल जैसे खेल से बनी है, लेकिन आज हम बात करेंगे हैंडबॉल की। यानी झारखंड की बेटियां हैंडबॉल में भी अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। अब झारखंड की जो टीम बनी है, उस टीम को जाना है नेशनल चैंपियनशिप में और यहाँ के तमाम खिलाड़ी जाएंगे बिहार के नवादा, जहां नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन होना है। और हमारे सामने जिन लड़कियों को आप देख रहे हैं, इन तमाम लड़कियों का सिलेक्शन झारखंड नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप के लिए किया गया है। मतलब रांची की जो 7 लड़कियों को आप देख रहे हैं, इन 7 का सिलेक्शन किया गया है। लेकिन लड़कियों के सामने परेशानी इस बात को लेकर है कि उनके सामने किट नहीं है और तमाम चीजों को लेकर परेशानियां हैं। जाहिर है कि जब बुनियादी सुविधाएं नहीं होंगी तो खिलाड़ी खेलेंगे कैसे। तुम कौन सा खेल खेल रहे हो, सबसे पहले ये बताओ। हैंडबॉल। हैंडबॉल। तो हैंडबॉल में जब खेलती हो तो क्या परेशानी आती है? सर उसमें हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है, किट के लिए भी और बहुत सारा समस्या होता है। तो उसमें जो जूते भी होते हैं पहनने के लिए हैंडबॉल में, जब मैदान में आपको दौड़ना होता है तो फिर आप जूते पहन के दौड़ते हैं? हाँ यस सर, जूता के लिए भी खरीदने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, फैमिली प्रॉब्लम की वजह से। तो घर में पापा क्या करते हैं आपके? सर मिस्त्री काम करते हैं, राजमिस्त्री। बहुत खुश है हम लोग कि हम लोग जा रहे खेलने। क्या नाम है तुम्हारा? सुस्मिता उराव। सुस्मिता उराव। तो बताओ बेटे की दिक्कत क्या आती है? सर दिक्कत यही होता है बस कि जैसे कि ट्रेन टिकट उकट करवाने के लिए भी पैसा हम लोग को खुद से देना पड़ता है और थोड़ा सा घर में दिक्कत हो जाता है, यही बस। और किट उट भी नहीं मिलता है तो घर में भी बोलने से थोड़ा दिक्कत होता है कि कैसे देंगे, घर के भी मतलब लेके। बोले कि अब तो आपकी जो मेहनत है रंग लाई। जी सर, मेहनत रंग लाई है। जो 7 लड़की का भी झारखंड जूनियर टीम में सिलेक्शन हुआ है। तो आपके सामने परेशानी किस बात को लेकर? मेरे सामने परेशानी है कि यहाँ सरकार से जिस तरह से हम लोग उम्मीद रखते हैं उस तरह से हम लोग को मिल नहीं पाता है। सरकार से ही अपेक्षा है कि हम लोग को एक यहाँ सेंटर खोला जाए, डे बोर्डिंग सेंटर, जो झारखंड सरकार द्वारा संचालित है, जिसमें रांची में अभी 27-28 गेम का डे बोर्डिंग सेंटर चलता है। उसी में से एक हैंडबॉल के लिए हम लोग 8-9 साल से हम ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अच्छा, आपकी कोचिंग का लेवल क्या है? मेरा कोचिंग लेवल हम NIS एंड BPED किए हुए हैं और यहाँ के जितना भी लड़का लड़की को कोचिंग कराए हैं सब नेशनल लेवल पार्टिसिपेट कर चुके हैं। हौसले से लबालब कहते हैं कि बुलंद है हिम्मत, लेकिन कह रही हैं कि अगर इन्हें इनके हौसले के साथ अगर किट को भी जोड़ दिया जाए तो फिर कोई संदेह नहीं कि झारखंड की टीम हैंडबॉल में चैंपियनशिप न जीते। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। नीट यूजी की परीक्षा में रांची के बायोम कोचिंग ने शानदार प्रदर्शन किया और इस संस्थान के कुल 1622 छात्रों ने परीक्षा पास की, जिसमें से 200 छात्रों की रैंकिंग काफी बेहतर है। इन सभी को गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला मिलने की उम्मीद है। नतीजे घोषित होने के बाद बायोम इंस्टीट्यूट में केक काट करके छात्रों ने अपने उत्साह को जाहिर किया
और नगड़ा टोली स्थित विखे बायोम संस्थान के संचालक पंकज कुमार ने यह बताया है कि इस बार परीक्षा का लेवल काफी हाई था, बावजूद संस्थान के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया है। सिद्धार्थ, तुम्हारा इस बार बायो यानी मेडिकल एग्जाम में कैसा परफॉर्मेंस रहा? ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग क्या रही और नंबर क्या रहा? मेरे 623 मार्क्स आए हैं और मेरी ऑल इंडिया रैंक 373 है और कैटेगरी रैंक 244 है। तो पढ़ाई की तैयारी तुमने कैसे की? पढ़ाई की यही कि कंसिस्टेंट रहना है, डेली पढ़ना है और सोर्सेज सही चुनने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाने हैं और जो टीचर बोल रहे हैं उसको फॉलो करना है। मेरा AIR 4100 था और कैटेगरी रैंक 2088 था। ये मेरा रैंक था, मार्क्स 577 था। सर तैयारी 2 साल बायोम से ही ऑफलाइन मोड में किए थे, लगातार कंसिस्टेंटली मेंटेन करके किए थे, सारा NCERT वैसे सब कवर किए हुए थे। हाँ किए थे, सब किए थे। और अब आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी हुई खबर। भीषण गर्मी झेल रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है कि मौसम विभाग के मुताबिक संथाल परगना के रास्ते मानसून झारखंड में प्रवेश करेगा। आज आसमान में बादल छाए रहेंगे। 16 से 20 जून के बीच बारिश के भी आसार हैं। 17 और 18 जून को कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान आंधी और ठंडा का अलर्ट भी जारी किया गया है। तो आसमान में बादल छाए रहेंगे। भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। मानसून जो है बताया जा रहा है झारखंड में प्रवेश करेगा संथाल परगना के रास्ते। 16 जून से 20 जून के बीच में बारिश के भी आसार हैं। 17 और 18 जून को कुछ इलाकों में भारी बारिश होगी। इस दौरान आंधी और ठंडा का भी अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। लोगों को तपती हुई गर्मी से राहत भी मिलने वाली है। मौसम पूर्वानुमान की माने तो आज से लेकर 20 तारीख तक राज्य के कई हिस्से में बरसात हो सकती है और इस बरसात को लेकर मौसम विभाग ने तेज हवा और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम पूर्वानुमान की माने तो आज यानी 15 जून और 16 जून को राज्य के अनेकों स्थान पर हल्के मध्यम दर्जे की जो बरसात है वो हो सकती है। इसके साथ साथ राज्य के कई हिस्से में तेज हवा का झोंका चल सकता है। इस हवा की जो गति है वो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार रह सकती है। वहीं कल भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था। कल भी राज्य के अलग अलग हिस्से में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई गई थी। आज येलो अलर्ट जारी करते हुए मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य के अलग अलग हिस्से में तेज गति की हवा चलेगी। वहीं कल जो है वो भारी बरसात और कई इलाके में भारी वर्षा की संभावना जाहिर की गई है और इस दौरान भी तेज हवा को लेकर अलर्ट जारी किया है। हालांकि पिछले 2 दिनों से मौसम की बात करें तो तपती हुई गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिली है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि जब ये बरसात होगी तो लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। पिछले 2 दिनों में तापमान में भी 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब देखना होगा कि आज जब मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक बारिश होनी है तो किस तरीके की बरसात होती है और मानसून का प्रवेश होता है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। और अब बात करेंगे पावर कट की। देखिए सबसे ज्यादा परेशानी बढ़ चुकी है पावर कट की वजह से। रामगढ़ जिले में 10 से 12 घंटे तक बिजली की कटौती हो रही है जिससे लोग परेशान हैं। बिजली विभाग का यह कहना है कि डीवीसी के एक यूनिट में खराबी आई है जिस वजह से पर्याप्त बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। जल्द ही इस समस्या को ठीक कर लिया जाएगा। रामगढ़ जिले में भीषण गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी के बीच बिजली ने भी लोगों को परेशान कर रखा है। 10 से 12 घंटे तक बिजली की कटौती हो रही है और इस वक्त मैं मौजूद अब देख सकते हैं विद्युत कार्यपालक अभियंता के कार्यालय के पास में। यहाँ पर 2 डिवीज़न है, एक कुज्जू एक रामगढ़। अब देख सकते हैं यहाँ पर 10 से 12 घंटे बिजली की कटौती हो रही है भीषण गर्मी में। इसके कारण व्यापारी का व्यापार प्रभावित हो रहा है, छात्रों को पढ़ाई में परेशानी हो रही है, घर में जो गृहिणी है उन्हें भी परेशानी हो रही है, आम लोग भी काफ़ी परेशान चल रहे हैं। अभी देखिए गर्मी जिस प्रकार से अपने प्रचंड ताप पर है, इस स्थिति में अभी लाइन का कटौती जो किया जा रहा है इससे रामगढ़ जिला में त्राहिमाम पब्लिक कर रही है। 10 घंटा कटौती होता है। बच्चों लोग को पढ़ाई लिखाई में भी प्रॉब्लम हो रहा है और समस्या कारण क्या है कि थोड़ा सा लूटपाट का भी दिक्कत होता है, चोरी चकारी का भी आशंका रहता है। आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, व्यापार प्रभावित हो रहा है, छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और आम जनजीवन पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि रामगढ़ जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का गृह जिला है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है।